गाइज वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। मैं हूं अनिल कश्यप और आज हम पढ़ने वाले हैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी के बारे में, जो कि है साइको सोशल थ्योरी। सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और जो हमारे बीएड का कोर्स है उसमें भी ये थ्योरी पढ़ी जाती है। तो देखते हैं क्या होती है साइको सोशल थ्योरी और ये कब दी थी, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्रिटिसिज्म है और ये थ्योरी किससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और हाईली रिगार्डेड थ्योरी, क्योंकि इसमें सभी स्टेप्स को अच्छे से बताया गया है। साइको सोशल थ्योरी को लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसने इन्फेंसी से लेके डेथ तक के सभी स्टेजेस के बारे में बताया है एरिक एरिक्सन ने। ये थ्योरी इन्होंने अपनी एक बुक में पब्लिश करी थी, जो कि आई थी 1958 में। बुक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी और उसमें चैप्टर कौन सा था, द 8 एजेस ऑफ मैन। इसके बाद इन्होंने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया और एक्सपेंड किया अपनी बाकी बुक्स में, जो कि 1959 में आई थी आइडेंटिटी एंड द लाइफ साइकिल, 1964 में आई थी इनसाइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1989 में आई थी द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड ए रिव्यू, देन आई थी इन्वॉल्वमेंट इन ओल्ड एजेस 1989 में आई थी ये थ्योरी भी। ये जो साइको सोशल थ्योरी है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल, जिसका रिलेशन है इंडिविजुअल के माइंड से, ब्रेन से और पर्सनैलिटी से। सेकंड वर्ड है सोशल। सोशल का रिलेशन किससे, रिलेशनशिप से है और जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इंडिविजुअल के। इस थ्योरी का मेन पर्पस क्या था कि जो सोसाइटी में जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, उसके माइंड को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया गया है और किसी स्टेज पे अगर कोई पर्टिकुलर चीज पूरी नहीं हो पाती है तो वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे अफेक्ट करता है, उस इंडिविजुअल के माइंड को या ओवरऑल पर्सनैलिटी को। इन्होंने कहा कि जो पर्सनैलिटी है किसी इंडिविजुअल की, वो एक प्री डिफाइंड मैनर में डेवलप होती है थ्रू 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जो की होती है इन्फेंसी से लेके डेथ तक। तो जब से हम पैदा होते हैं, जब से हमारा जन्म होता है, तो एरिक एरिक्सन ने जन्म से लेके मरने तक के टाइम को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है और इन स्टेजेस को कहा है इसने क्राइसिस कहा है। ठीक है, हर एक स्टेज पे क्या होगा, क्राइसिस होगी और उनका नेचर कैसा होगा, उनका नेचर होगा साइको सोशल। अगर किसी इंडिविजुअल ने उस स्टेज को इजीली पास कर लिया या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फुलफिल कर लिया, तब तो इंडिविजुअल हो जाता है खुश, उसमें एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। ठीक है, जो बुनियादी गुण है उसमें वो डेवलप हो जाएंगे। अगर कोई इंडिविजुअल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करता है या उस क्राइसिस के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो क्या होगा, उसमें नेगेटिव इफेक्ट आ जाएंगे। ओके, एरिक्सन ने इस बात पे जोर डाला कि जो सोसाइटी है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो किसी की साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा हद तक अफेक्ट करती है। ठीक है, कि सोसाइटी के तौर पे क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए था, अगर वो हो जाता है देन इंडिविजुअल इज हैप्पी, वो बहुत खुश है, उसमें एक मोटिवेशन आ जाएगा, उसमें एक हैप्पीनेस आ जाएगा, उसमें एक वर्चू आ जाएगा कि जो बुनियादी गुण है वो पूरे कर लिए मैंने स्टेज के। अगर वो वैसा नहीं हो पाता है तो क्या होगा, इंडिविजुअल को लगेगा कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी और वो हो सकता है उसमें कुछ नेगेटिव थिंकिंग आ जाए, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये, हर एक स्टेज में क्या क्या होता है। तो इसकी 8 स्टेजेस कौन कौन सी है। पहली है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो की होती है 0 से 18 महीने तक। सेकंड है ऑटोनोमी वर्सेस सेम और डाउट, ये स्टार्ट होती है 18 महीने से 2 साल से 3 साल तक। ठीक है, थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये स्टेज होती है 3 से 5 साल तक। फोर्थ है इंडस्ट्री, जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये स्टेज होती है 5 से 12 साल तक। देन आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये स्टार्ट होती है 12 से 18 साल तक। 6 स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये स्टेज स्टार्ट होती है 19 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक। ओके, 7 स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये स्टेज है 40 से 65 साल तक। 8th एंड लास्ट स्टेज है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये स्टार्ट होती है 65 ईयर से और जब तक आदमी मर जाता है तब तक चलती है। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन ने इन 8 स्टेजेस के जरिए किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को बताया है। चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या तो विश्वास होगा या नहीं होगा। जब छोटी एज में बच्चा होता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा ना, बच्चा अगर किसी के पास खेल रहा है, आप उसे बुला रहे हो, सपोज आपके पास खिलौना है और आप किसी बच्चे को बुला रहे हो और बच्चा आ गया आपके पास और आपने वो खिलौना उस बच्चे को नहीं दिया और वो बच्चा आपके पास आ रहा है, इसका मतलब वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। और अगर आपने इस समय उसको वो खिलौना नहीं दिया तो उसमें क्या भावना आ जाएगी, उसमें भावना आ जाएगी मिसट्रस्ट की, ये ऐसे बुला लेता है और मुझे खेलने के लिए टॉय नहीं देता है। ऐसे में क्या हो सकता है बच्चे में, अगर उसमें ट्रस्ट आ गया तो उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी। जब वो डरा होगा तो हो सकता है आपकी मदद ले या आपकी सपोर्ट ले, लेकिन जब मिसट्रस्ट की भावना आ जाएगी तो क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है बच्चा
बच्चे में कि एंजाइटी डेवलप हो जाए, सस्पिशियस डेवलप हो जाएगा ना, एक संदेह डेवलप हो जाएगा कि ये मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसने खिलौना तो मुझे दिया नहीं खेलने को, तो हो सकता है जब मैं इसके पास जाऊं तो ये मेरी मदद ना करे। आगे चल के ये जो नेगेटिव इफेक्ट है उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। और बच्चे में क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, उसे लगेगा कि मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। इस तरह से बच्चा साइकोलॉजिकली तौर पे वीक होता जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ये स्टेज स्टार्ट होती है 18 मंथ या 2 साल पे और खत्म होती है 3 साल तक। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चे, खुद थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं, वो नई नई चीजें ट्राई करते हैं। उनमें एक ऑटोनॉमी की भावना आती है कि कोई काम मैं इंडिविजुअल तौर पे कर सकता हूँ। अगर उनमें ऑटोनॉमी भावना आ गई तो उनमें क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, है ना, सिक्योरिटी आ जाएगी कि हाँ मैं खुद कुछ काम कर सकता हूँ। अगर इस स्टेज पे हम बच्चे को डांटते हैं, डपटते हैं कि ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, तो उनमें सेम की भावना आ जाएगी, वो डाउट की, वो संदेह करने लगेंगे, वो शर्माने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि कोई भी एक्टिविटी करूंगा तो वो हो सकता है गलत हो। ठीक है, और बच्चे को लगेगा कि मुझे क्रिटिसिज्म मिल सकता है और बच्चा वो चीज ट्राई ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे में बच्चे को क्या होगा, वो दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, उसमें सेल्फ स्टीम की भावना बिल्कुल कम हो जाएगी और ऐसे बच्चों में क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव अगेन, इस स्टेज पे बच्चा खुद से थोड़े बहुत काम करने लगेगा, वो गेम खेलने लगेगा, तो उसे लगेगा कि आई कैन इनिशिएट समथिंग, कि मैं कुछ किसी चीज की शुरुआत कर सकता हूँ। अगर उसे ये चीज करने दी जाएगी तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, कि मैं कोई चीज स्टार्ट कर सकता हूँ खुद से, कोई गेम स्टार्ट कर सकता है, कोई भी चीज या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर बच्चा कोई चीज कर रहा है, उसे क्रिटिसिज्म मिला, देन अगेन बच्चा क्या सोचेगा, उसमें गिल्ट की भावना आ जाएगी कि मैंने कुछ गलती कर दी। ठीक है, और बच्चा नई चीजें करने से, कोई इनिशिएशन करने से, कोई नई चीज इनिशिएट करने से डरेगा। और ऐसे बच्चों में जिनमें इनिशिएशन की भावना कम होगी, वो सोशली इंटरेक्ट करने में बहुत ज्यादा हो सकता है वीक हो जाए। ठीक है, उन्हें हमेशा डर लगा रहेगा कि मेरी किसी एक्टिविटी पे क्रिटिसिज्म ना मिल जाए। उनके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, गिल्ट की भावना रहेगी कि कोई भी काम करूंगा हो सकता है वो गलत ही हो। तो इसलिए बच्चे को एक पॉजिटिव वे में समझाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है और बच्चों को उसी वे में समझाना, पॉजिटिव वे में समझाना गुड। चलिए नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। ये है इंडस्ट्री, जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी वर्सेस इंफीरियरिटी। ये स्टेज होती है 5 to 12 ईयर्स के बीच में। इसमें क्या होता है, बच्चे में पीयर ग्रुप बन जाता है। ठीक है, और बच्चा कुछ एक्टिविटीज करने लगता है ग्रुप्स में। ठीक है, अगर वो एक्टिविटी अच्छी होती है, सोसाइटी के तौर पे अच्छी होती है, तो उसमें कॉम्पिटेंसी की भावना आती है कि उन्हें लगता है कि सोसाइटी तौर पे या पीयर ग्रुप में हम कॉम्पिटेंट हैं। और इस स्टेज पे अगर उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे डांटा जाता है, तो वो अपनी एबिलिटीज पे ही बहुत ज्यादा शक करने लगता है। इस ऐसे में क्या होता है, एक हीन भावना आ जाती है, इंफीरियर फील करने लगता है बच्चा कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग, मेरे में कुछ कमी है। और ये बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा बाधा बन सकती है छोटे बच्चों में। और ये जो चीज है, ये उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। तो बच्चों को हमेशा ये फील कराओ कि दे आर कॉम्पिटेंट। उन्हें ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी चीज में इंफीरियर है। जैसे सपोज सोसाइटी को क्या चाहिए कि कोई बच्चा एथलेटिक हो, पर बच्चा नहीं चाहता कि वो एथलेटिक हो, तो बच्चे को लगेगा कि सोसाइटी डिमांड करे एथलेटिक की और मैं उस चीज में कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। ठीक है, मेरे में एथलीट बनने की कॉम्पिटेंसी नहीं है। और ऐसे में बच्चे में क्या होगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो बच्चे को हमेशा कॉम्पिटेंट बनाना चाहिए, उन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि दे कैन डू एवरीथिंग। चलिए फिफ्थ स्टेज देखते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये सबसे बुरी स्टेज होती है हर एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि इसमें आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको करियर के बारे में सोचना है। आप जा रहे हो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की स्टेज पे। ठीक है, आप एक बच्चे से बन रहे हो, एक जवान वयस्क बन रहे हो आप, और इस स्टेज को संभालना सभी के लिए बहुत दिक्कत भरा होता है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, और चाहे हम खुद उस टाइम पे एज ए इंडिविजुअल हों। ठीक है, इस स्टेज पे क्या होता है, हम करियर के बारे में सोचते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं, फैमिलीज के बारे में सोचते हैं, हाउसिंग के बारे में सोचते हैं। और इस स्टेज पे क्या होता है, इंडिविजुअल एक सोसाइटी का पार्ट बनना जाता है ना। जैसे +1 +2 में बच्चे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपने कौन सी स्ट्रीम ली है, आप क्या बनना चाहते हो आगे। तो एक आइडेंटिटी के बारे में इस स्टेज पे कोई इंडिविजुअल सोचने लगता है। ठीक है, और अगर कोई इंडिविजुअल इन फील्ड्स में अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाता, या इस स्टेज पे वो ऐसी चीजें नहीं कर पाता कि जो उसके स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जरूरी है, देन क्या होगा, उसमें हो सकता है रोल कंफ्यूजन हो जाए कि लाइफ में क्या करना है, क्या करियर चुनना है, रिलेशनशिप अगर होती है तो कैसी होती है। तो ये बहुत डिफिकल्ट स्टेज होती है हर एक के लाइफ में।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस टाइम पे बच्चे ने अच्छा करियर चुन लिया और वो बिल्कुल अपने लाइफ के प्रति फोकस है कि मुझे यही करना है, देन तो उसमें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाएगी। और अगर ये सब नहीं हो पाया तो उसमें रोल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जो फ्यूचर लाइफ में उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। एरिक्सन ने इसको कैसे डिफाइन किया कि द एडोलेसेंट माइंड इज एसेंशियली ए माइंड, ए साइको-सोशल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एंड बिटवीन द मोरालिटी लर्न बाय द चाइल्ड एंड एथिक्स टू बी डेवलप बाय द एडल्ट। तो इस स्टेज पे जो बच्चे में मॉरलिटी आई, जो नैतिकता आई है, वो किस में चेंज हो जानी है? वो सोसाइटी के तौर पे आचार विचार या जिसे कहते हैं एथिक्स के रूप में चेंज हो जानी है। और बच्चे को वो कंट्रोल करना, वो सब उसमें ढलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं ढल पाता उस चीज़ में तो उसकी फ्यूचर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इस स्टेज का पीरियड है 19 ईयर्स टू 40 ईयर्स। तो इस स्टेज में क्या है? इंटीमेसी, या तो किसी को पार्टनर मिलेगा, ठीक है, तो उसमें एक भावना आएगी, तो उसमें एक फैमिली की भावना आएगी, उसमें बहुत सारे रोल्स होंगे उसे निभाने होंगे, और एक कमिटमेंट की भावना आएगी, सेफ्टी की, और रिलेशनशिप में कैसे केयर करते हैं वो सब इंटीमेसी में आएगी। अगर ये सब नहीं होता है तो फिर उसमें क्या होगा? एक आइसोलेशन की भावना आ जाएगी, अकेलापन सा महसूस होगा। हो सकता है किसी में ना हो, पर एज ए सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर एज पे शादी हो जानी चाहिए ताकि उनकी फैमिली हो, बच्चे हों, उनमें केयर की भावना हो। और किसी इंडिविजुअल में ये स्टेज नहीं होती है तो सोशली तौर पे क्या माना जाता है कि वो इंडिविजुअल आइसोलेट है, उसमें अकेलापन है, लॉनलीनेस है, हो सकता है उसमें डिप्रेशन आ जाए। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू वर्च्यू ऑफ लव। वर्च्यू ऑफ लव का मतलब है कि प्यार का पूर्ण हो जाना। तो ये क्या है? सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसके अकॉर्डिंग कोई चीज होनी चाहिए। अगर वो चीज नहीं होती है तो सोसाइटी को लगता है, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, जो इंडिविजुअल की साइकोलॉजी है वो अफेक्ट हो जाएगी। और ये सब फील कौन करवाएगा? ये सब फील करवाएगी सोसाइटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता होगा। 7th स्टेज है जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये स्टेज होती है 40 to 65 ईयर्स। जेनेटिविटी क्या होती है कि आप प्रोडक्टिव हो, आपके बच्चे हैं, आप किसी कम्युनिटी में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो आपको सोचा जाता है कि यू आर सोशली वेरी एक्टिव या सोशली वेरी जनरेटिव। ओके, और अगर ये स्टेप नहीं होता है तो उसे स्टैग्नेशन की भावना हो जाएगी, अलग थलग हो जाएगा। स्टैग्नेशन होता है लैक ऑफ एक्टिविटी, ग्रोथ और डेवलपमेंट। उसे सोशली क्या देखा जाता है कि इसमें तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसका करियर अच्छा नहीं है, इसकी शादी नहीं हुई है, समझ रहे हो आप? तो उसे सोशली बहुत अलग थलग देखा जाता है। तो जो सोसाइटी के रूल्स हैं ये किसी इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट डालते हैं, यही एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरीज में बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है लास्ट स्टेज या क्राइसिस। इसमें क्या होता है? ईगो, इंटीग्रिटी या डिस्पेयर। ये स्टार्ट होती है 65 से, और जब तक कोई इंडिविजुअल मर नहीं जाते तब तक चलती है। तो 65 में क्या हो गए हो आप हो गए हो सीनियर सिटीजन। आप अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचेंगे। अगर आपने सारे गोल्स कंप्लीट किए हैं, सारे गोल्स अच्छे से निभाए हैं, तो आप में क्या भावना आएगी? आप में एक विजडम की भावना आएगी। ठीक है, आपको लगेगा कि आपने लाइफ बहुत अच्छे से जी है। अगर आपने लाइफ अच्छे से नहीं जी है, अपने सभी जो गोल्स है आपके अकॉर्डिंग जो सेट थे उनको पूरा नहीं किया है, तो आप में क्या भावना आएगी? आप में डिससेटिस्फैक्शन की भावना आएगी, जिसे डिस्पेयर भी कहते हैं। डिस्पेयर में क्या होता है कि आप होपलेस हो गए हो, डिप्रेस्ड हो, और इस स्टेज पे क्या होगा? वो इंडिविजुअल बस यही सोचता सोचता मर जाएगा। तो इसमें पास होने में क्या हुआ? विजडम हुई। विजडम में क्या होगा? आदमी खुश होगा और वो खुशी खुशी मर सकता है। उसे लगा कि मैंने तो बढ़िया लाइफ जी ली, आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, मैंने अपनी लाइफ के सभी गोल्स पूरे किए हैं, नाउ आई कैन डाई हैप्पीली। और वो क्या सोचेगा कि मैं इजिली मर सकता हूँ, हैप्पीली मर सकता हूँ। पर डिससेटिस्फैक्शन वाले स्टेप पे क्या होगा? वो फियरफुल हो जाएगा, उसे डर लगेगा कि मैंने कुछ किया नहीं लाइफ में, मैंने जो गोल्स थे मेरे अकॉर्डिंग वो मैंने पूरे नहीं किए। तो उसमें क्या होगा? होपलेस की भावना आ जाएगी और डिप्रेशन की भावना आ जाएगी। इसी स्टेप को कहा गया है ईगो, इंटीग्रिटी और डिस्पेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलिए पढ़ते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। मेरिट्स क्या थी? इन्होंने एडोलेसेंस स्टेज को बहुत सिग्निफिकेंटली दर्शाया कि क्या क्या होता है उस स्टेज में। इन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखी अपनी थ्योरी में कि सभी आशावादी तरीका अपनाए इन्होंने अपनी थ्योरी में। और इन्होंने क्या किया कि जो सभी स्टेजेस हैं बर्थ से लेके डेथ तक की सारी स्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया है। क्रिटिसिज्म क्या था कि इनकी थ्योरी जो है बॉयज पे ज्यादा अप्लाई होती है और गर्ल्स पे कम। इनको इसलिए भी क्रिटिसाइज किया कि इनकी थ्योरी में ओवर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, कि कुछ ज्यादा ही आशावादी हो गई स्टेज को लेके कि ये पूरी हुई तो भैया सब कुछ ठीक हो गया। इन्होंने जो और कंडीशंस थी, जो सोसाइटी में उनकी फैमिली में जो एनवायरनमेंट था, इन्होंने उनके बारे में नहीं बताया गया है। इन्होंने बस ये कहा कि कोई स्टेज पूरी हो गई तो सबकी लाइफ सेट है, ऐसा इनका मानना है। तो इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म हुआ। थर्ड है कि इनकी जो थ्योरी है उसमें एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा कम है। ठीक है,
तो एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी खत्म हुई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यू कैन क्लिक द लाइक बटन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।